अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमने कल 9 चार्ट्स पढ़े थे, उनका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो जो पहला चार्ट हमने देखा था इट वाज स्टैक चार्ट। ठीक है, इसको स्टैक बार चार्ट का नाम था। एक स्टैक बार चार्ट था और एक स्टैक कॉलम चार्ट था। बार और कॉलम में बस इतना सा फर्क होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। ठीक है। अच्छा, अब स्टैक वाले चार्ट को देख लेते हैं। स्टैक चार्ट क्या होता है? स्टैक चार्ट को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास स्टैक चार्ट है बॉयज। रिवीजन करा रही हूँ ना, सुन लो। फिर पूछूंगी तो फिर बोलोगे नहीं याद, नहीं समझ आया। अच्छा, स्टैक चार्ट में क्या होता है? स्टैक चार्ट में हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस पे हम कोई कैटेगोरिकल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं। और लेजेंड के अंदर भी हम कोई कैटेगोरिकल वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो भी बार्स क्रिएट हुए होते हैं, उसी उन्हीं बार्स के अंदर पार्टीशंस बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लेजेंड वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि यहाँ लेजेंड में हमारे पास मार्केट था और 5 हमारे पास रीजन्स थे, 5 मार्केट्स की वैल्यूज थी। तो ये जो हमारा ईच एंड एवरी बार, जितने भी बार्स होंगे सारे बार्स को इसने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सही है। तो अब यहाँ पे हम ये चीज देख पा रहे हैं बेसिकली कि जी आसान लफ्जों में और कितना आसान। अच्छा, दोबारा समझाती हूँ। हमने एक्स एक्सिस पे कैटेगोरिकल डेटा लिया है। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब क्या होता है? वैल्यूज होती हैं कैसी? रिपीट हो रही होती है, हाँ, कैटेगरी वाइज वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रही होती हैं। जैसे कि हम डेटा देखते हैं, जैसे कि हमारे पास शिप मोड का कॉलम है। अगर हम इस कॉलम को देखें तो इस कॉलम को सिलेक्ट किया तो हमें यहाँ पे पता लगा नीचे लेकिन लिखा हुआ है 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यानी कि 4 ही वैल्यूज हैं जो कि बार बार रिपीट हुए जा रही हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेगमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, यानी कि 3 वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कंट्री वाला अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 165 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ये भी कैटेगोरिकल डेटा हो सकता है। तो अगर हम कंपेयर देखें, हमारे पास रोज कितनी सारी 51,000 रोज है, तो उसके मुकाबले में कंट्री भी हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा कहला सकता है। ठीक है। मार्केट की हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि ये कैटेगोरिकल डेटा है। सही है। तो एक्स एक्सिस पे हम कोई कैटेगोरिकल डेटा लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स एक्सिस आर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा होगा? वर्टिकल एक्सिस होगा। ठीक है, जिसमें हम ले सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है, या विजुअलाइजेशंस के अंदर तीसरा ऑप्शन होता है लेजेंड का। ठीक है, जिसके अंदर हमने लिया हुआ है मार्केट की वैल्यू, मार्केट का कॉलम लिया है हमने। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं नहीं डालती तो इससे पहले ये क्या था, इसने स्टैक चार्ट में सिर्फ ये बार्स क्रिएट करके दिए थे मुझे। ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस था नॉर्मली। तो इससे मुझे पता लग रहा था कि कंज्यूमर को, कॉर्पोरेट को, होम ऑफिस को कितना मैंने डिस्काउंट ऑफर किया इन तीनों को इंडिविजुअली। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पे मार्केट वाला लेजेंड के अंदर डाला है, तो अब मेरा जो जितने भी बार्स थे मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर, उन सब बार्स में इसने लेजेंड वाइज जो है वो पार्टीशंस बना दिए। लेजेंड में 5 वैल्यूज थी तो 5 पार्टीशंस बना दिए इसने। ठीक है। तो एक पार्टीशन इसका अफ्रीका का है, एक जो है वो यूरोप का है, एक एशिया पैसिफिक का है, एक लेटम का है, एक यूएससीए का है। सही है ना? अब हमें इससे क्या पता लग रहा है? हमें अगर हम होवर भी करें तो हमें नजर भी आ रहा है। हमें ये पता लग रहा है कि यूरोप मार्केट में जो कंज्यूमर थे हमारे पास, उनको कितना डिस्काउंट हमने ऑफर किया। सेम गोज कि अगर हमारे पास जो है वो अफ्रीका मार्केट में कॉर्पोरेट के जितने भी लोग थे उनको हमने कितना डिस्काउंट ऑफर किया। ठीक है, और ये सम ऑफ डिस्काउंट्स हैं, जितने भी हमने डिस्काउंट ऑफर किया उसका टोटल। तो ये हमारे पास स्टैक चार्ट होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम क्लस्टर चार्ट के ऊपर आते हैं, क्लस्टर बार चार्ट हो या क्लस्टर कॉलम चार्ट हो, तो इन दोनों चार्ट्स में हमारे पास जो है वो बार्स ही बनते हैं। लेकिन जब हम इसमें लेजेंड यूज करते हैं
तो ये एक ही बार के अंदर पार्टीशंस नहीं बनाता बल्कि अलग अलग बार्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्पोरेट के भी 5 बार क्रिएट होंगे, कंज्यूमर के भी 5 क्रिएट होंगे और होम ऑफिस के भी 5 क्रिएट होंगे। क्योंकि लेजेंड के अंदर हमारे पास जो कॉलम है मार्केट का उसकी 5 वैल्यूज है। अगर यहाँ पे हम कोई और कॉलम डालते हैं मार्केट के अलावा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ शिपिंग मोड वाला। ठीक है, तो शिपिंग मोड के अंदर हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी, ऊपर लिखी हुई भी आ रही है, फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। तो इसलिए इसके 4 बार्स क्रिएट हुए, 4 बार क्रिएट हुए, 5 नहीं हुए। ठीक है, समझ आ रहे हैं? अच्छा, तो ये हमारे पास क्लस्टर चार्ट कहलाता है। क्लस्टर चार्ट और स्टैक चार्ट दोनों का काम एक ही तरह का है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग तरह से ये नजर आता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से किस टाइम पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं क्लाइंट को अपना चार्ट। तो ये क्लियर है अब? समझ आया? आसान अल्फाज में? और तुम लोगों को भी आसान अल्फाज में समझ आई? और आसान करूं? और आसान? शाबाश। कौन सी वाली चीज समझ नहीं आई ये बताओ। मुझे पता तो लगी ना कि क्या मुश्किल लग रही है, ताकि मैं उसको आसान करूं। लेकिन दिमाग नहीं बैठती। समझ आ रहा है मगर दिमाग में नहीं बैठ रहा। अच्छा हाँ भाई लड़कियों, तुम लोगों को क्लस्टर और स्टैक में क्या डिफरेंस है? ठीक है, और अच्छा देखो, क्लस्टर और स्टैक में ऐसे बहुत ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं। ठीक है, दोनों एक ही तरह की सिचुएशन में यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि एक चीज को डिस्प्ले कराने के 2 तरीके हो सकते हैं। 8% स्ट्राइक बार चार्ट और सिर्फ स्ट्राइक 100 वाला भी मैंने बताया नहीं, अब मैं बताऊंगी अभी। सही है, फिर मैं इसको कंपेयर करवा दूंगी स्टैक से। सही है, अभी नहीं बताया 100 वाला, अभी मैंने सिंपल वाला स्टैक और सिंपल वाला क्लस्टर बताया। सही है? अच्छा, तो इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, सीनरी बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसके अंदर अगर मैं सन बना रही हूँ तो हो सकता है मैं सन येलो कलर से बना रही हूँ और हो सकता है आप सन जो है वो ऑरेंज कलर से बना रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दोनों ने सन बनाया है और येलो कलर का भी सन होता है और ऑरेंज कलर का भी सन हो सकता है। सही है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। इसी तरह से यहाँ पे भी है कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। ब्लू कलर के भी हो सकता है। ब्लू कलर का भी हो सकता है का क्या मतलब? हाँ, मतलब रिप्रेजेंटेशन का फर्क है सिर्फ। ठीक है, आप ब्लू कलर का भी सन बना सकते हो, आपकी मर्जी। हो सकता है तुम्हारा सन ब्लू कलर का हो सकता है तुम कलर ब्लाइंड हो, तुम्हारा सन ब्लू कलर का होता हो। सही है, तो हो सकता है ये चीज। सही है, तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन वाली चीज का फर्क है इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा, स्टैक चार्ट के अंदर क्या होगा, स्टैक चार्ट के अंदर आप जो है वो, जूम करती हूँ उसको। स्टैक चार्ट में भी हम 3 चीजों पे काम कर रहे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लेजेंड, और क्लस्टर में भी यही होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल सेम वैल्यूज दी है स्टैक चार्ट और क्लस्टर चार्ट दोनों के लिए। सही है, अब आप यहाँ पे देखें, स्टैक इसमें एक्स एक्सिस जो होगा उसमें हम हर दफा जो है वो कैटेगोरिकल वैल्यू लेंगे, यानी कि कैटेगरी वाली वैल्यू लेंगे। कैटेगरी वाली वैल्यू का मतलब ये है कि ऐसा कॉलम जिसमें जो है वो बहुत कम डिस्टिंक्ट वैल्यू हो। डिस्टिंक्ट वैल्यूज का मतलब डिफरेंट, हाँ। ठीक है, बहुत कम डिफरेंट वैल्यूज हो। सही है, ज्यादातर सेम वैल्यूज हो। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने मार्केट वाला कॉलम देखा है तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है 5 डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 5 वैल्यूज हैं। अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन खोलूं तो मुझे यहाँ नजर भी आ जाएगा अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटम और यूएस। 5 वैल्यूज है इसके अंदर से। ठीक है, 50,000 रोज से अगर मैं 5 वैल्यूज को कंपेयर करूं तो इसका मतलब ये है कि ये 5 वैल्यूज 51,000 रोज में बार बार रिपीट हो रही होंगी और बहुत सारी दफा रिपीट हो रही होंगी। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड कैटेगोरिकल डेटा। सही है, अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कैटेगोरिकल डेटा वो टेक्स्ट में ही हो, वो नंबर्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास ये वाला कॉलम था, ये वाला नहीं, क्वांटिटी को मुझे देखने दो। क्वांटिटी का भी है, हाँ। नहीं, डिस्काउंट का करना तो सॉरी, तुम क्वांटिटी कह रही हो, मैं डिस्काउंट देख रही हूँ, 1 मिनट।
कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा क्वांटिटी का कॉलम? ये रहा, ये रहा। अच्छा, क्वांटिटी का डेटा, हाँ, क्वांटिटी का डेटा भी आप कैटेगोरिकल डेटा में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये न्यूमेरिक डेटा है तो इसको जो है वो अभी इसने जो है वो पावर बीआई ने अभी इसको न्यूमेरिक कंसिडर किया हुआ है, लेकिन आप इसको कैटेगोरिकल में कंसिडर कर सकते हैं क्वांटिटी वाले डेटा को भी, सही है। होती है जैसे क्वांटिटी में हुई हुई है, ठीक है। क्वांटिटी में भी तो देखें सिर्फ 14 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, इसका मतलब ये है, इसके अगर मैं ड्रॉप डाउन खोलती हूँ तो यहाँ पे 1 से लेके 14 तक की ही वैल्यूज हैं जो कि 51,000 रोज में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ कैटेगोरिकल डेटा। हाँ, ये देखो, कैटेगोरिकल डेटा जो है ना वो जरूरी नहीं है कि ये जो है ना आपको टेक्स्ट में हो, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा आपके पास नंबर्स में भी हो सकता है, जैसे मैं जो एग्जांपल देने वाली थी, शिफ्ट मोड जैसे वाला कॉलम जैसे है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरह से चीजें हैं। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड की जगह 1 2 3 4 लिख देती तो ये कैटेगोरिकल डेटा बन जाता, क्योंकि वही 1 2 3 4 बार बार 51,000 रोज में रिपीट हो रहे होते, सही है। तो न्यूमेरिक डेटा भी कभी कभी चाहे वो कैटेगोरिकल डेटा कंसिडर होता है, सही है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हमने एक्स एक्सिस पे कैटेगोरिकल डेटा लेने हैं और वाई एक्सिस पे हमने न्यूमेरिक डेटा लेने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्काउंट लिया हुआ है या सेल्स लेने या प्रॉफिट लेने, कुछ भी ले। और लेजेंड के अंदर हमने जो वैल्यूज डाली हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले मैं लेजेंड हटा देती हूँ, ठीक है। तो अब जब मैंने लेजेंड में वैल्यूज नहीं डाली हुई थी तो ये सेगमेंट और डिस्काउंट वाइज है, वो सेगमेंट वाइज डिस्काउंट मुझे शो हो गया यहाँ पे, ठीक है। कि कंज्यूमर, नीचे देखिए कंज्यूमर लिखा हुआ है, सही है, देखो नीचे कंज्यूमर लिखा हुआ है। कंज्यूमर इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ योर सेगमेंट कॉलम। आपका जो सेगमेंट वाला कॉलम था उसके अंदर आपकी पहली वैल्यू है कंज्यूमर, दूसरी वैल्यू है कॉर्पोरेट, तीसरी वैल्यू है होम ऑफिस। ये डेटा से आई है ये वैल्यूज, ये मुश्किल नहीं है क्योंकि ये मैंने नहीं बनाई, ये डेटा से ही वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो कंज्यूमर को हमने कितना डिस्काउंट दिया था, कंज्यूमर हमारे पास, एज्यूम कर लेती हूँ मैं, कंज्यूमर मेरे पास जो है वो 23,000 रोज में, ठीक है। तो उन 23,000 रोज में जितनी बार भी डिस्काउंट की जो जो भी वैल्यूज थी वो सबका इसने सम करा और उसका एक बार यहाँ पे क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। इसी तरह से कॉर्पोरेट की रेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि 10,000 रोज थी, उन 10,000 रोज में कॉर्पोरेट वैल्यूज जो थी उसमें जितना भी डिस्काउंट लिखा हुआ था उन सब डिस्काउंट्स 10,000 रोज की सारे डिस्काउंट्स इसने सम करे और उसका एक बार क्रिएट कर दिया टोटल वैल्यू, सही है। इसी तरह से होम ऑफिस भी। अब जब मैं यहाँ पे लेजेंड के अंदर मार्केट डाल रही हूँ तो ये क्या कर रहा है कि ये उस पूरे बार को, जो कंज्यूमर का बार था, उसके अंदर पार्टीशंस बना रहा है ताकि मुझे पता लगे कि कंज्यूमर का, फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल वैल्यू थी, पहले मैं देख लेती हूँ कितनी थी, इट्स सम ऑफ डिस्काउंट इज 3,800, ठीक है। तो कंज्यूमर का टोटल डिस्काउंट है 3,800। इसको मैंने मार्केट वाइज जब डिवाइड करे तो इसमें मुझे पता लगी है कि अफ्रीका की मार्केट को कितना डिस्काउंट दिया था हमने कंज्यूमर सेगमेंट में, ठीक है। इसी तरह से यूरोप मार्केट को कितना डिस्काउंट दिया था कंज्यूमर सेगमेंट में, ठीक है। इसी तरह से यूएस मार्केट को कितना दिया था, और इन सब का सम मिलके वही वैल्यू हो जाएगी 3,800 वाली। अब समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यही काम जो है ना हमारे पास क्लस्टर चार्ट भी कर रहा है। ये क्लस्टर चार्ट भी सेम काम करता है, लेकिन क्लस्टर चार्ट में आपके पास बार्स अलग अलग बनते हैं, सेम बार के अंदर पार्ट्स नहीं बनते, अलग अलग बार बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्केट ही लेते हैं अभी, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्केट लिया तो आपको जो कंज्यूमर का जो डिस्काउंट था हमारे पास विच इज 3,800, ठीक है। तो उस डिस्काउंट को इसने जो है वो अलग अलग बार्स में कन्वर्ट कर दिए, पार्ट्स नहीं बनाए, ठीक है। तो अब अगर मैंने अफ्रीका मार्केट का देखना है तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 370 का बार है अफ्रीका मार्केट का कंज्यूमर सेक्शन, सही है। इसी तरह से सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे कंज्यूमर सेक्शन का एशिया का है विच इज 1,300, सही है। तो इसका बार इसने अलग बनाया, एक ही बार में पार्ट्स नहीं करे, अलग अलग बार बना दिए। कंज्यूमर के 5 बार हैं, इसी तरह से कॉर्पोरेट के भी 5 हैं और होम ऑफिस के भी 5 है। 5 क्यों है, ये 5 वैल्यू किसकी 5 वैल्यू है,
मार्केट की 5 मिनट। हाँ, लेजेंड के अंदर जो हमने वैल्यू, जो हमने कॉलम यूज किया है विच इज मार्केट, तो मार्केट की 5 वैल्यूज हैं, इसलिए जो है वो 5 बार्स है। ठीक है, अगर लेजेंड के अंदर हमने कोई ऐसा कॉलम यूज किया होता है जिसकी 2 वैल्यूज होती तो 2 बार्स होते। ठीक है, क्लियर हो रहा है बॉयज? अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं 100% वाला जो है, मैंने यहाँ पे यूज किया है 100% स्टैक बार चार्ट। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं वही वैल्यूज ले लेती हूँ फिलहाल, ताकि तुम लोगों को इजीली समझ आए। अच्छा, इसके अंदर भी अच्छा, ये अब हॉरिजॉन्टल वाला है। ठीक है, 100% वाला जो बार है ये हॉरिजॉन्टल में होगा हमेशा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम, इसमें क्या होता है, इसमें ना परसेंटेज में वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देखें, जिस बार को भी हम देख रहे थे वो वर्टिकल में था, जो स्टेप चार्ट जो देख रहे थे हम वो वर्टिकल में था, राइट? तो वर्टिकल में था, तो इसलिए यहाँ पे सेगमेंट वैल्यू थी और यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू थी, ऐसे ही था बॉयज। इधर देखिए, जल्दी यहाँ पे देख लें, सेगमेंट वैल्यूज यहाँ पे थी और डिस्काउंट वैल्यूज यहाँ पे थी वाई पे, ऐसे ही था। ठीक है, क्योंकि हम वर्टिकली देख रहे थे, हम हॉरिजॉन्टली देख रहे थे, तो ये अपोजिट हो गया। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो भी हमने न्यूमेरिकल कॉलम डाला था उस न्यूमेरिकल कॉलम की वैल्यू नंबर्स की बजाय अभी परसेंटेज में आई। ठीक है, तो अब ये 0% से लेके 100% तक की वैल्यू आएगी और सारे बार्स जो है ना वो 100% के इक्वल हो। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस बार की कितनी वैल्यू है, क्या है? तो बेसिकली ये क्या करता है, जिससे जितनी भी वैल्यू हो उसको 100% ले लेता है, सबसे पहले उसकी परसेंटेज ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कंज्यूमर सेक्टर की टोटल वैल्यू डिस्काउंट कितना था? 3800 था ना? हाँ, 3800 था। फैन ऑन कर रहा है, क्या हो गया? फैन ऑन कर रहा है हम बाहर से। कंज्यूमर सेक्टर का हमारे पास जो है वो 3800 डिस्काउंट हमारे पास था टोटल। उस 3800 को इसने 100% की इक्वल ले लिया और फिर उसमें उसने लेजेंड वाइज सेक्शन बनाया। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनमें से किसी भी सेक्शन पर होवर करेंगे, यानी कि माउस लेके जाएंगे, तो आप देखिएगा इसकी एक तो न्यूमेरिक वैल्यू भी शो होगी और एक परसेंटेज वाइज भी वैल्यू शो होगी। तो इसमें क्या होता है 100% वाले में, ये 100 के इक्वल लेके जाता है, 100% के इक्वल लेके जाता है और फिर आपको परसेंटेज वाइज डेटा बता रहा होता है, जिससे मुझे ये पता लग रहा है कि जो है मेरे पास टोटल 3800 का डिस्काउंट था कंज्यूमर सेक्शन का। तो इससे मुझे ये पता लगा कि एशिया के अंदर जो है वो 34.9% का हमने डिस्काउंट दिया था टोटल वैल्यू में से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये पता लग रहा है कि यूएस के अंदर हमने 21.5% का डिस्काउंट दिया था। सही है, तो ये हमें परसेंटेज के अंदर हमारी जो भी वैल्यू होगी उसका परसेंटेज निकाल के हमें बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसी को मैं स्टैक कॉलम चार्ट, 100% स्टैक कॉलम चार्ट से लेके आ रही हूँ, तो ये भी उसी तरह से, सिर्फ इसका वर्टिकली हो गया ये चीज। ठीक है, जो हम हॉरिजॉन्टल देख रहे थे 100% वाला, ये वर्टिकल में हो गया ये चीज। ठीक है, ये क्लस्टर पे नहीं बनता, ये बार चार्ट पे ही बनता है, स्टैक बार चार्ट पे ही बनता है, ये क्लस्टर चार्ट पे नहीं बनेगा। 100% स्टैक बार चार्ट, 100% स्टैक कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट हो गया ये वाला वर्टिकल वाला और बार चार्ट हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, क्लियर हो रहा है? डिफरेंस समझ आ रहा है? अच्छा, पेज 2 ले रही हूँ मैं, मेरे पास पेज खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एरिया चार्ट। अच्छा, एरिया चार्ट में इधर ही समझा दूं अगर, स्टेट एरिया जो 100%
अच्छा, इसके बाद हमने जो है वो लास्ट क्लास में लाइन चार्ट पढ़ा था। लाइन चार्ट्स क्या होते हैं? लाइन चार्ट्स क्या होते हैं? डेटा लाइन हाँ, जिसमें आपको जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होगी वो लाइन से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कैटेगरीज लिए था और प्रॉफिट लिया था और इसको हमने डिस्प्ले कराया था। तो लाइंस के थ्रू हमें पता लग रहा था किसका कितना प्रॉफिट है, और हमने इसमें एक और वाई एक्सिस भी यूज किया था ताकि हम दो ग्राफ डिस्प्ले करा सके। तो एक सेल्स की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे थे हम और एक प्रॉफिट की करा रहे थे, जब भी दो लाइंस है हमारे पास। ठीक है, सेल्स वाली कौन सी लाइन है, कौन से कलर की है? डार्क ब्लू वाली, सही। और प्रॉफिट वाली कौन सी है? लाइट ब्लू वाली। कैसे पता लगा? ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी एरिया चार्ट हमारे पास था एक और। एरिया चार्ट में और लाइन चार्ट में क्या डिफरेंस है? एरिया चार्ट पूरा का पूरा नीचे तक मिल जाता है। हाँ, शेडो देता है एरिया चार्ट। सही है, और कोई डिफरेंस नहीं है। एरिया चार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको शेडो देता है पूरा 0 तक की वैल्यू का। सही है। अच्छा, इसकी बात था स्टैक एरिया चार्ट। वो पीछे वाला है। अच्छा, स्टैक एरिया चार्ट के अंदर क्या हो रहा था? स्टैक एरिया चार्ट में क्या हो रहा था? स्टैक वाइज बना रहा था। जैसे कि जो हमने स्टैक बार देखा था उसके अंदर क्या हो रहा था कि लेजेंड में वैल्यू डालने से डिफरेंट पार्ट्स बन रहे थे। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर भी ये होगा कि लेजेंड में जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे, तो भी मैं निकाल के दिखाती हूँ। जब लेजेंड में वैल्यू नहीं होगी तो ये एरिया चार्ट की तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही मैं लेजेंड में कोई वैल्यू डालूंगी तो ये क्या कर देगा, उसी एरिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स बना देगा, डिफरेंट पार्टीशंस कर देगा। ठीक है, तो अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी के अंदर तीन लहरें जा रही हैं, तीन कलर की। सही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, अब इसको हम कंपेयर करेंगे 100%, एक और जो मैंने होमवर्क दिया था, 100% स्टैक एरिया चार्ट से। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं सेम वैल्यूज ही लेती हूँ। वही लेते हैं प्रॉफिट और सब कैटेगरी, और लेजेंड में ले लेते हैं सेगमेंट। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर भी क्या हुआ है, इसके अंदर भी सेम ही है, सिर्फ इसके अंदर भी वही काम हुआ है कि जो हमारे पास न्यूमेरिक कॉलम था नंबर्स वाला, उसको इसने 100% के अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, परसेंटेज में वैल्यूज ले ली है इसने। सही है, क्योंकि कुछ वैल्यूज नेगेटिव में भी थी प्रॉफिट के अंदर, इसलिए इसने इसको -100 तक बनाया चार्ट पूरा। -100 से +100 तक बनाया। सही है, अगर ये नेगेटिव वाली चीज समझ नहीं आ रही तो अभी हम कोई और कॉलम ले लेते हैं। सेल्स का कॉलम ले लेते हैं, लेट से। सही है, तो यहाँ पे स्टैक एरिया चार्ट में हमारे पास क्या था कि जिस तरह से भी हमारे पास ग्राफ जा रहा होता था उसकी लाइंस बनती थी जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती। अब इसके अंदर क्योंकि 100% वाला था तो इसमें इससे न्यूमेरिक वैल्यूज की जगह 0 से लेके 100 तक परसेंटेजेस ले। सही है, और परसेंटेज के इक्वल करके ये हमें वैल्यूज दिखा रहे हैं। इसलिए कुछ वैल्यूज जो है वो ऊपर नीचे हो गई क्योंकि ये परसेंटेज के इक्वल में जा रही है। परसेंटेज के इक्वल जब होता है चार्ट आपका, तो वो पूरा पूरा फुल वैल्यूज का दिखाता है चार्ट। सही है, तो ये एरिया, क्या बता दूं, दोबारा बता दूं? दोबारा बताती हूँ। ये वाला चार्ट देखो पहले। इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, सेल्स है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे सब कैटेगरी है। ठीक है, तो इसने क्या बनाया है, फिर जब मैंने लेजर में कोई वैल्यू नहीं डाली है तो इसने एरिया बनाया पूरा। ठीक है, यानी कि अप्लायंसेस की कितनी वैल्यू थी उधर उसने एक पॉइंट लगाया, और फिर स्टोरेज की कितनी वैल्यू थी उधर पॉइंट लगाया, फिर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, और फिर इसका शेडो भी इसमें बना दिया, तो ये पूरा एक हमारे पास क्या हो गया, एरिया चार्ट है। और इसमें मुझे स्टैक भी ऐड करना है, तो मैं लेजेंड के अंदर कोई वैल्यू डाल देती हूँ, जैसे कि मैं सेगमेंट या शिप मोड डाल देती हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, शिप मोड का मैंने जो है वो यहाँ पे एक लेजेंड में वैल्यू डाली। शिप मोड में हमारे पास कितनी वैल्यूज है?
कैसे पता लगा? ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है बताओ? क्लास। सही है गर्ल्स, 4 वैल्यूज दिखनी है। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेरे पास ये चार्ट था पहले का बना हुआ, उसी के अंदर इसने पार्ट्स कर दिए चारों के अलग अलग। ठीक है, जिससे मुझे ये पता लगा कि फर्स्ट क्लास की कितनी सेल्स थी, ठीक है, और सेकंड क्लास की कितनी सेल थी, सेम डे की कितनी सेल थी, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्लास की कितनी सेल थी, चारों की सेल मुझे पता लग गई है अलग अलग। सही है, तो मैं होमवर्क करके भी बताती हूँ कैसे पता लगी है। जैसे आप में से कोई मुझसे पूछना चाहे अगर कि टेबल्स की फर्स्ट क्लास की कितनी सेल थी, कैसे पता लगेगा? होमवर्क करेंगे यहाँ पे जहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, नजर आ रहा है चार्ट, दिख रहा है? इसका होमवर्क क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? टेबल, इसका मतलब है किसका डेटा है? टेबल्स का। ठीक है, अब ये वैल्यू जो लिखी है सारी सेल्स वैल्यू, किसकी देखनी थी? हमें फर्स्ट क्लास की देखनी थी, ये लिखी हुई फर्स्ट क्लास की सेल वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से स्टैंडर्ड क्लास की देखनी है टेबल्स की, तो ये भी लिखी हुई। सही है, और किसी की देखनी है बताओ गर्ल्स बताएंगी, और किसकी देखें? आर्ट्स की देखते हैं, ये आर्ट है। सही है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ट। सही है, ये जो वैल्यूज आई है सारी सेल्स वैल्यू, फर्स्ट क्लास की कितनी है, सेकंड क्लास की कितनी है, स्टैंडर्ड की कितनी है, सेम की कितनी है, सब लिखी है यहाँ। ये चीजें हमें पता लगी। सही है, अब जब हम 100% वाली में आते हैं तो उसके अंदर भी यही काम कर रहे होते हैं हम। 100% वाले के अंदर भी हम यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम परसेंटेज वाइज वैल्यू ले रहे होते हैं। तो अब हमारा पहले जो इस तरह से बना हुआ ग्राफ आ रहा था, अब ये क्या है, बढ़ता जा रहा है अब फुल फुल। सही है, पूरा एरिया कवर कर रही है। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है कि परसेंटेज वाइज वैल्यूज हमें देखने को मिल गई। ठीक है, एक तो नंबर्स में तो वैल्यूज आ ही रही है क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज की टेबल्स की, और इसके साथ साथ परसेंटेज में भी आ रही है। अब ये परसेंटेज किसका परसेंटेज है? अगर ये चारों परसेंटेज को प्लस करें तो ये टोटल 100% ही बनेगा। ठीक है, 59% है, 20% है, 2.8% है और 16.4% है, इन सबको ऐड करेंगे अगर तो ये 100% ही बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल के अंदर ही हम इसने अलग अलग जो है वो परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया चारों क्लास। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एनवेलप्स को देखूंगी तो उसको भी इसने अलग अलग परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया होगा चारों। ठीक है ना?
अच्छा ये हमारे पास हो गए 100% वाले। इसके अलावा हमने जो है वो एक और चार्ट देखा था लास्ट क्लास में, विच इज लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये वाला। सही है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है स्टैक चार्ट का और लाइन चार्ट का। तो जो हमने स्टैक चार्ट पढ़ा था वो और लाइन चार्ट दोनों एक साथ डिस्प्ले होते हैं। सही है। इसके लिए हमारे पास वाई एक्सिस दो दो होते हैं, एक कॉलम वाई एक्सिस होता है यानी कि बार्स किस पे बनेगा, और एक लाइन वाई एक्सिस होता है कि लाइन किस पे बनेगी। ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम के लिए कौन सा लेना है और बार्स के लिए कौन सा लेना है। और इसी का क्लस्टर्ड भी होता है। तो इसमें क्लस्टर्ड में आपको जैसे पता है अलग अलग बार्स बनते हैं, तो ये क्लस्टर्ड वाला हो जाता है हमारे पास। इसमें भी दो वाई एक्सिस होते हैं, कॉलम वाई एक्सिस, एक लाइन वाई एक्सिस। बस ये दोनों बार्स को एक साथ मिला के डिस्प्ले कराने के लिए होता है। अच्छा इसके बाद में आसान वाला करानी हुई कि आप लोगों को फनल चार्ट। फनल चार्ट बहुत आसान है, ये बार चार्ट जैसा होता है। सही है। इसमें क्या फायदा होगा, इसमें जैसे कि मैं प्रॉफिट को डिस्प्ले करा रही हूँ लेट से सब कैटेगरी से। सही है। तो ये पूरा मुझे जो है ना वो बार्स बना के देता है बहुत सारे। ठीक है। और फनल वाइज बार बना के देता है। फनल कैसी होती है, जैसी फनल होती है उस तरह से इसके बार बनते हैं, इसका इसलिए इसका नाम फनल चार्ट है। तो जिस भी चीज का प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, जिस भी सब कैटेगरी का, वो सबसे ऊपर आएगा। और फिर उस तरह से ये स्टेयर्स वाइज चलेगा और फिर सबसे कम वाला सबसे लास्ट में आएगा। हाँ बोलो। आपने भी यूनिट चार्ट भी पढ़ा है क्वाड्रेंट। हाँ अभी वो दोनों थोड़ा मुश्किल है, रुको अभी बताती हूँ। कौन सा कह रहे थे, ये वाला क्लस्टर्ड वाला? अच्छा अभी बताती हूँ। सही है। अच्छा फनल वाले के अंदर क्या होता है कि अच्छा एक तो ये आप लोगों को यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए शो हो रहे हैं। दूसरा, इसमें सबसे पहला जो होगा ना ये उसको 100% की इक्वल लेके बहुत बड़ा सा बार बनाएगा इसका। ठीक है। और फिर बाकी सारे उससे लेस उससे लेस उससे लेस करके बिल्कुल एंड तक जो है वो 0% के इक्वल लेके एंड वाला बार होगा। जैसे कि बिल्कुल लास्ट वाला हमारे पास कौन सा है, टेबल्स का है। इसको टेबल्स वाले को इसने बिल्कुल 0% के इक्वल लिया हुआ है। टॉप की परसेंटेज दिखाएगा, लास्ट की परसेंटेज दिखाएगा। हाँ जी ऐसे ही। सबसे ज्यादा जिसका होगा उसको 100% देगा, सबसे कम जिसका होगा उसको 0% देगा। ये फनल में डिस्प्ले करा रहा होगा ये वैल्यू। ठीक है। तो ये इस तरह का होता है फनल चार्ट। ये स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा, इस पे लेके जाना पड़ेगा सबसे। एक सेकेंड। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ माइनस। अच्छा नहीं 0% नहीं दे रहा, ये लास्ट वाले को जितनी उसकी बन रही है उतनी दे रहे हैं। जीरो से जीरो लास्ट है, बिल्कुल जीरो पे कुछ नहीं दे रही है। तो लास्ट वाला टेबल्स था अगर मेरे पास, तो ये 64% दे रहा है इसको। ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये भी बता रहा होता है कि इससे पहले वाले की कितनी परसेंटेज थी, इसके बाद वाले की कितनी परसेंटेज थी। ठीक है। कि देखें होवर कर रही हूँ मैं तो शो हो रहा है। ठीक है। तो ये भी चीजें ये बता रहा होता है। इसमें परसेंटेज ऑफ फर्स्ट और लास्ट क्या है? हाँ पर एक मिनट एक एक करके बेटा। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट का मतलब ये है, ठीक है, कि इसके ऊपर जो है वो आपकी जो भी वैल्यू है वो कितने परसेंट इससे जो है वो डिफर कर रही है। और परसेंटेज ऑफ प्रीवियस का मतलब ये है कि कि आपने फॉर एग्जांपल स्टोरेज वाला आप ले रहे हैं। ठीक है। तो स्टोरेज वाले की आपके पास कितनी परसेंटेज है? स्टोरेज वाले की ये है ना स्टोरेज का बार। हाँ स्टोरेज वाले की आपके पास ये जो है ना परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, ये आपकी परसेंटेज आ रही है कि 100% से लेके अब तक की कितनी क्या परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। अगर कॉपियर आपके पास 100% था, कॉपियर में देखिए 100% ऑफ फर्स्ट क्या है, 100%। सही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वैल्यू थी इसकी। जाना है कॉपियर वाला देखिए आप, तो ये सबसे ये 100% था इसकी परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे पहली वैल्यू थी। सही है। और सबसे पहली वैल्यू क्या थी, सबसे हाईएस्ट सेल्स सॉरी प्रॉफिट जिसका था। नहीं ना, तो ये ये फर्स्ट थोड़ी है, ये किसने का, ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है, इसलिए ये ऊपर आ रहा है। ठीक है। अच्छा भी रुके मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, सब कैटेगरी के डेटा में मेरे पास जो पहली वैल्यू थी वो तो आर्ट्स की थी, सही है, वो थोड़ी है फर्स्ट वैल्यू, सही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऐसे सीरीज शो हो रहा है, ये फर्स्ट वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू किस लिए वो बता रहे हैं मुझे फर्स्ट, इसलिए क्योंकि उसका हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है उसका, ठीक है, इसलिए सबसे ऊपर दे रही, ठीक है। और इसकी परसेंटेज ऑफ, इसकी परसेंटेज क्या है, 100% है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, अगर नंबर्स में हम इसकी वैल्यू देखेंगे, प्रॉफिट वैल्यू, तो इट्स 258,000 की है, 258 के। अच्छा, अब इस तरह से फॉर एग्जाम्पल हम स्टोरेज पे आए थे, ठीक है, तो स्टोरेज की हमारे पास प्रॉफिट वैल्यू क्या थी, 108 के, साइड में भी लिखी हुई है और यहाँ पे भी लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद परसेंटेज ऑफ प्रीवियस क्या है, इससे ऊपर वाले की क्या परसेंटेज थी, सही है। और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्या है कि इस वाली जो स्टोरेज है इसकी कॉपियर से क्या परसेंटेज आ रही, कैलकुलेट हो। तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन है कि कॉपियर से कितना, कितने परसेंट दूर आ रही है। तो अगर हम फोन देखें, हाँ, किसकी देखें, फर्स्ट सेकंड वन, फोन्स की, हाँ, फोन्स की, फोन्स की परसेंटेज ऑफ प्रीवियस, 100 नहीं दिखा रहा, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट इन प्रीवियस, हाँ, असल में इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाले से परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है ना, प्रीवियस वाले से। देखें, जाती हूँ मैं, कॉपीज वाला मतलब 100% था, सही। फोन्स वाले में जब हम आए, ठीक है, तो इसके और इसके बीच में जो परसेंटेज कैलकुलेट होती है ना, वो परसेंटेज में प्रीवियस, सही है। अब कैसे कॉपी, जब हम कॉपीज वाले में थे, हमारे पास वैल्यू क्या थी, 286 समथिंग थी, सही। फोन्स में हमारे पास 216 वैल्यू। अगर 286 को ये 100 सपोज कर रहे हैं, तो 216 को क्या 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 परसेंटेज होनी चाहिए, तो ये वो परसेंटेज कैलकुलेट कर, सही है। तो इसकी परसेंटेज यही, और ऑब्वियसली बात है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी यही है, ये इनके पहली दफा की है। सेकंड टाइम में जब आप देखेंगे ना, यहाँ पे जब बुक के इसकी देंगे तो फिर ये अलग है, क्योंकि ये इसकी और इसकी नहीं ले रहा, इसमें इसकी इससे ले रहा है, पहले वाले से, मतलब हर किसी को पहले वाले से लेगा, 100% में से निकाले, 100% में से निकाले, इसलिए वो डिफरेंट है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास फनल चार्ट। अच्छा, आप पूछ रहे थे ये क्लस्टर्ड वाले चार्ट का, तो क्लस्टर चार्ट ना, लाइन और क्लस्टर चार्ट, जैसे हमने पहले क्लस्टर चार्ट पढ़ा था ना, ये वाला जो था, ये बिल्कुल उसी तरह से है। इसके साथ इसने जो है वो लाइन चार्ट भी एक ऐड कर दिया एक दूसरे एक्सेस के ऊपर। लाइन चार्ट प्रेजेंट क्या कर रही है, इसमें ये हो रहा है बेसिकली कि एक ही एक्सिस पे हम दो चार्ट रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, सही है। तो मैंने एक चीज मैंने लास्ट क्लास में बोली थी कि लेजेंड की वैल्यू हम जब यूज करते हैं जब हमें एक्स एक्सिस पे मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले करानी हो, सही है। और लाइन चार्ट में जो है वो, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन भी लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वाई पे हम मल्टीपल वैल्यूज डिस्प्ले करा रहे हैं। तो एक वाई जो है वो कॉलम के लिए हो गया, इसके लिए सेज वाली वैल्यूज के लिए, और एक यहाँ पे लाइन के लिए दूसरा वाई। मतलब दोनों एक्सेस में लाइन की हो रही है, आपने क्या कर वाई, हाँ, वाई एक्सिस पे भी डबल है, एक्स एक्सिस पे भी डबल है। एक पे हमने वाई एक्सिस पे सेल्स लिए और ये जो लाइन पे लिया हमने प्रॉफिट लिए। इसका एक्सेस शो नहीं हो रहा है अभी, ये शो हो जाएगा, मैं इसको इनेबल करती हूँ, कहीं ना कहीं इनेबल नहीं होगा ये, सेकेंडरी वाई एक्सिस वैल्यूज, हाँ ये देखें इनेबल हो गया, इस वक्त शो नहीं हो रहा था, अब ये शो हो रहा है। इधर जो है वो मेरे पास वाई एक्सिस जो है प्रॉफिट का, ये लाइन के लिए है, और इधर जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो वाई एक्सिस है ये कॉलम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, स्कैटर चार्ट भी अभी हम ड्रॉप करेंगे फिलहाल, पाई चार्ट देखते हैं। पाई चार्ट पता है क्या होता है, क्या होता है,
सर्कल होते हैं 100% सर्कल मल्टीपल वैल्यू का उसके हिसाब से मतलब स्पेसिफाई करते हैं कि इसका इतना परसेंटेज लगता है। हाँ वेरी गुड, सही है, तो बनाते हैं। अच्छा, पाई चार्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। वैसे तो ये बाकी चार्ट्स के लिए भी है, जैसे स्टैक और क्लस्टर वगैरह हम बना रहे थे, लेकिन पाई चार्ट के लिए इंपॉर्टेंट बात ये, अच्छा एक एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लाइन चार्ट के लिए भी बनाई थी, कि लाइन चार्ट के लिए जो है वो लाइन चार्ट फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है, ये बताया था ना। यस। वो भी हम सीखेंगे आगे, सही है। अच्छा, पाई चार्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाई चार्ट के अंदर हम लाजमी लाजमी सिर्फ वो वाली वैल्यूज लेंगे जिसका जो है लाइक जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको कंट्री से बना दिया, ठीक है, अगर मैंने कहा मुझे कंट्री वाइज प्रॉफिट देखना है, सही है, तो ये देखिए ये कितना बुरा चार्ट हमारे पास बन के आ रहा है, इसमें इतनी ज्यादा वैल्यूज है हमें समझ भी नहीं आ रहा कि किसकी कितनी वैल्यूज है। तो दिस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन फॉर पाई चार्ट, ठीक है। हमारे पास कितनी कंट्रीज है यहाँ पे, काफी सारी थी, देखते हैं कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी। 165 कंट्रीज थी। इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा है पाई चार्ट के लिए, सही है। तो पाई चार्ट के लिए हमेशा कोशिश करिएगा कि 2 3 4 5 6 7 इससे ज्यादा वैल्यूज ना हो, ठीक है। अब जैसे कि इसको मैं मार्केट से लेती हूँ अगर, दिस इज द वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन, हमें चार्ट्स भी नजर आ रहे हैं सॉरी, हमें इसके अलग अलग पाए नजर आ रहे हैं, सबके नजर आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, और आपका जो क्लाइंट होगा देखने वाला उसको भी समझ जाएगा कि किसका कितना पार्टीशन है, ठीक है, उसको भी ये चीज समझ आ रही होगी। और पाई चार्ट और डोनट चार्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ शेप का फर्क है, सही है। डोनट के अंदर वो बीच से हॉलो कर देते हैं और पाई के अंदर हॉलो नहीं करते, सिर्फ शेप का डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा, इसमें भी यही होता है कि जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसका ज्यादा बड़ा पाई होगा, जिसकी कम वैल्यू होगी उसका छोटा पाई होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अफ्रीका की मार्केट की प्रॉफिट वैल्यू कम है, ठीक है, तो उसका छोटा पाई है। और सबसे ज्यादा किसकी है, यूरोप की है सबसे ज्यादा, वेरी गुड। अच्छा, पाई चार्ट के अंदर ये जो लेजेंड्स बने हुए हैं ना, ये डिस्प्ले कराना जरूरी होता है, सही है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो कैसे पता लगेगा, यहाँ तो कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो ये जरूरी होता है डिस्प्ले कराना। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ट्री मैप के ऊपर। ट्री मैप के बारे में पता है कुछ? ट्री मैप के अंदर भी आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा वैल्यूज ना हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने सब कैटेगरी लिया है, तो इसमें सारी वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर मैं सब कैटेगरी की जगह यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल कंट्री ले लेती, तो देखिए नजर भी नहीं आ रही हमें नीचे की वैल्यूज, ऐसे ही है, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्री मैप जो है उसके लिए भी हमें कम वैल्यूज वाली डिस्टिंक्ट वैल्यूज देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सब कैटेगरी ले रही हूँ। अच्छा, अब ये शो कैसे कराता है, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी ना प्रॉफिट की, क्योंकि मैंने प्रॉफिट लिया है वाई एक्सिस पे, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी प्रॉफिट की उसका ज्यादा एरिया होगा, सही है। तो ट्री मैप का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कॉपियर्स की प्रॉफिट की ज्यादा वैल्यू थी तो उसका बड़ा एरिया है, और सबसे पहले भी है, अच्छा बड़ा भी होगा और पहले भी आए, ठीक है। कॉपियर्स का ज्यादा एरिया भी है और सबसे पहले भी है, ठीक है। सेकंड किसका है, फोन का, ठीक है, उसके बाद है और इससे थोड़ा सा कम है, उसके बाद थर्ड हमारे पास बुक केसेस का है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, इस तरह से करके। तो इसको पता नहीं ट्री क्यों कहते हैं, बस मुझे तो ये एरिया के थ्रू लगता है कि एरिया के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ये। यहाँ तक की चार्ट्स क्लियर है, ओके। अच्छा, अब हमने यूज करना है मैप,
मैप दिख रहा है सबको? ये बहुत मजे का है, इसको सीख लो अच्छे से मैप को। मैप दिख रहा है सबको? अच्छा, अभी तक हम इतनी देर से सोच रहे थे कि कंट्रीज तो फिर कहीं हम यूज ही नहीं कर सकते कंट्री वाला कॉलम, तो यहाँ हम यूज करेंगे कंट्री वाला कॉलम, सिटी वाला कॉलम मैप्स के साथ यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने मैप ओपन किया है, मेरे पास फिर भी कुछ हो रहा है, हो सकता है आप लोगों के पास ऐसे ना आ रहा हो, ऐसे ही। तो अब आपने मैप को जाके इनेबल करना होगा, सही है। ये वाली सेटिंग सब गौर से सुन लें, दोबारा नहीं बताऊंगी। फाइल में जाएंगे और सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, उसमें जाएंगे और फिर पहला ऑप्शन आएगा ऑप्शंस, उसमें जाएंगे तो ये आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। दोबारा बता रही हूँ, फाइल, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स और फिर ऑप्शंस। खुल गया यहाँ तक? बताइए, खुल गया यहाँ तक गर्ल्स? अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो लेफ्ट साइड पे देखिए कुछ सेटिंग्स ग्लोबल की हैं और कुछ सेटिंग करंट फाइल की हैं। तो करंट फाइल का मतलब ये कि अगर मैं सेटिंग करूंगी तो सिर्फ इस फाइल में होगी, और ग्लोबल का मतलब ये है कि पावर BI की जितनी भी फाइल्स मेरे पास खुली होंगी या खोलूंगी सब में सेटिंग हो जाएगी। तो ग्लोबल पे कर लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे सिक्योरिटी में। लेफ्ट साइड से ग्लोबल के ऑप्शंस में देखिए सिक्योरिटी है, उसमें जाएंगे, स्क्रॉल डाउन और फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स, इसको इनेबल करना है। दोबारा से बता रही हूँ, पहले फाइल में जाएंगे, फिर उसके बाद ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, फिर ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, फिर न्यू विंडो खुलेगी इसके अंदर ग्लोबल, और ग्लोबल के अंदर हम देखेंगे सिक्योरिटी की सेटिंग, और सिक्योरिटी के अंदर से मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स को इनेबल करके ओके करना है, कैंसिल नहीं करना, ओके करना है। ओके करेंगे जब आप, तो फिर ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, सही है। क्या किसको? नहीं हो रहा। अब इसको डिलीट करके दोबारा लीजिए मैप वाला, सही आएगा। अब ओके करके इसको आपने जो है वो बंद करना है, और अब ये मैप जो आपने पहले लिया हुआ था इसको डिलीट करके दोबारा मैप ले लें, तब आपके पास मैप इनेबल्ड आ जाएगा। और अब मैप के अंदर आप जो है वो, अच्छा मैप के अंदर आप हमेशा एक ही कॉलम लेंगे, नहीं नहीं और भी ले सकते हैं, पर फिलहाल एक ही लेंगे। अच्छा, इसको मैं लॉग आउट कर दूँ। सही है। अच्छा, मैप के अंदर मैंने एक लिया है, लोकेशन के अंदर मैंने लिया है कंट्री, सही है। तो यहाँ देखिए इसने मुझे छोटे छोटे बुलेट पॉइंट से बता दिया कि जितने भी कंट्रीज थे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। कितने कंट्रीज थे हमारे पास? अच्छा, अभी देखती हूँ, देखती हूँ, पहले समझ लो, समझ लो, पहले देखती हूँ। अच्छा, मैंने मैप सिलेक्ट किया था, सही है, और मैंने कॉलम एक सिलेक्ट किया, एक कॉलम सिलेक्ट किया अभी कंट्री वाला, तो सारे कंट्रीज इसने जो है वो इस तरह से बुलेट पॉइंट से मुझे डिस्प्ले करके दिखाती है, सही है। टोटल मेरे पास 165 कंट्रीज थे, वो सारे 165 कंट्रीज ने मुझे इस मैप पे डिस्प्ले कर दी, ठीक है। इससे मुझे ये पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ जो है वो मेरे पास ट्रांजेक्शन हुई थी ग्लोबल सुपर स्टोर की, कहाँ कहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई थी, कहाँ कहाँ पे हमारे पास स्टोर्स थे और ट्रांजेक्शन हो रही थी। और मैं किसी भी एक बुलेट को जब मैं होवर करूंगी यानी कि माउस लेके जाऊंगी तो मुझे कंट्री नेम भी ये बता देगा, जैसे कि यहाँ इसने बताया इराक, सही है। इसी तरह से यहाँ पे इसने बताया है आयरलैंड। बोलो बोलो। अच्छा, दोबारा बताती हूँ,
जो मैंने सेटिंग्स बताई थी वो की आप लोगों ने? अच्छा ये बताओ, किसी ने साइन इन तो नहीं किया हुआ? ठीक है, देखती हूँ फिर मैं आकर। पहले फाइल को सेव कर लेना, फिर रीस्टार्ट कर। सही है, ऐसे नहीं खाना और किसके पास नहीं आना। फाइल को सेव कर दोबारा ओपन करने। अच्छा ये मैप का आप लोग जरा जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं क्या? आपको पूरा पूरा ग्लोब दिखेगा इसके अंदर। हो गया सबका? लड़कियों आप लोगों का हो गया? ठीक है। हाँ तो मैं कह रही थी कि ग्लोब को जो मैप है इसको आप लोग जूम इन जूम आउट करके भी देखें, पूरा ग्लोब दिखेगा आपको इसके अंदर। सही है। सही है, ये देखें, ये दिख रहा है हमें पाकिस्तान। अच्छा अब इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा वही चीजें लेजेंड है। अच्छा अब इसके लेजेंड को तो आपको पता लग गया। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी एक ऑप्शन है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जमीन और उसकी चीजें, लोकेशन पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, गर्ल्स सुन ले जरा, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो लोकेशन पॉइंट्स होते हैं। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो कॉलम्स है ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि समटाइम्स आपके डेटा के अंदर इस तरह के कॉलम्स होते हैं जिसमें लेटीट्यूड दिया हुआ होता है और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ होता है। अगर आपके पास आपके डेटा में इस तरह का कॉलम हो कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ हो तो आपने वो कॉलम्स डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप कर देने। सही है, सुना आप लोगों ने? बताते सुनते नहीं हो तुम लोग। सुन लो सब बेटा, अगर आपके पास आपके डेटा में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉलम्स हो तो वो आपने यहाँ पे लगाने। सही है। अगर आपके पास कंट्री कॉलम ना हो, सिटी कॉलम ना हो, लेकिन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉलम हो डेटा में, तो लेटीट्यूड यहाँ डलेगा, लॉन्गिट्यूड यहाँ डलेगा और आपके पास ग्लोब पे
लोकेशन आ जाएगी, ठीक है, समझ आया लड़कियों? Yes. अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन होता है अक्सर ही डेटा के अंदर, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, बबल साइज। बबल साइज क्या होगा आपके ख्याल में? बबल साइज क्या होगा आपके ख्याल में? अच्छा वो जो कि बबल बने हुए पोलिंग पॉइंट से इसलिए बबल्स कह रहे हैं, ठीक है? अब इसका साइज आप बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर ड्रॉप कर देती हूँ प्रॉफिट का कॉलम, तो जिसका जितना प्रॉफिट उसका उतना बबल साइज, ठीक है? अब देखो, कुछ बबल छोटे हो गए, कुछ बड़े हैं, ठीक है? ज्यादा प्रॉफिट में ज्यादा बड़ा बबल साइज है, जितना बड़ा है, ठीक है? और जिनका कम प्रॉफिट है उनका छोटा बबल साइज है, तो ये छोटा है, ये और सबसे छोटा आ गया, देखो इतना सा, सही? तो इससे आप जो है बबल साइज चेक कर सकते हैं, बबल साइज कर सकते हैं बड़ा छोटा। और इसके अंदर आप जो है वो इसका कॉलम है, देखो यहाँ पे डाला है मैंने, इसके अंदर प्रॉफिट का कॉलम डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है? और एक चीज और बता रही हूँ, एक और टिप बता रही हूँ, ग्लोब को जब आप डिस्प्ले करें, क्लास जरा सुन ले, एक और टिप, ग्लोब को जब आप डिस्प्ले करने वाले हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, तो क्योंकि आपका ग्लोब भी मेजॉरिटी ब्लू है और ये भी पहला कलर हमेशा ब्लू ही उठाता है, तो आप इसका कलर चेंज कर लें। आप यहाँ जाएंगे इधर फॉर्मेट योर विजुअल में, ठीक है, और फिर इधर जाएंगे बबल्स के अंदर, और ये आ गए बबल के कलर्स, और यहाँ से आपने कलर चेंज कर लेने, मैं इसका कर रही हूँ रेड कलर, जैसे तो अब ये ब्लू पे रेड नजर तो आ रहे, अच्छे लग रहे, प्रोमिनेंट हो रहे हैं ना, तो ये इसलिए मैंने ये चेंज किया कलर। कोई भी कलर कर सकते हैं, कोई ऐसे कलर जो कि ब्लू के ऊपर उठे, तो ये क्योंकि हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है वो मेजॉरिटी वाटर पे है ना, अब देखें दूर से भी नजर आ रहा है, हाँ जी, हो गया। पहले वाला ज्यादा अच्छा था, सही है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है भाई, मर्जी आपकी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फील्ड मैप। फील्ड मैप देखा सबने? बस, ये तो 9 बजे हैं। अच्छा, फील्ड मैप कर लो एक जैसे ही है, फिर करते हैं रिवीजन का टाइम। फील्ड मैप दिख रहा है आपको? अच्छा, फील्ड मैप हमारे पास जो है वो मैप जैसे ही है, इसके अंदर भी
अच्छा भाई, फील्ड मैप में देखें छोटे छोटे से, क्योंकि मैंने सिटीज लिए थे तो छोटे छोटे से यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं रेड कलर से। सही है। अच्छा, अब मैं इसमें सिटी की जगह कोई और कॉलम लेके देखती हूँ। लेट से मैं कंट्री का कॉलम लेती हूँ। ये देखें, ये कंट्री फील्ड आ रहे हैं इस तरह से। सही है। आप लोग अपना कलर चेंज करो। ब्लू कलर शायद आपको दिख रहा नहीं होगा। इस कंट्री में विदाउट तो बिल्कुल हाँ, विदाउट जूम तो पता ही नहीं लगेगा। फिर आप उसमें मार्केट वाला डाल के देख सकते हो या रीजन वाला डाल के देख सकते हो, तो जूम के बगैर शायद पता लगे। अच्छा, वैसे मुझे फील्ड मैप इतना पसंद नहीं है। देखिए, मैंने कंट्री डाला, पूरा ही रेड कर दिया इसने, तो इसमें इतना कोई खास मुझे नहीं पसंद। पूरा ही रेड कर दिया इसने, सब जगह ही था क्योंकि हमारे पास कंट्रीज। तो ये उस सिचुएशन में वर्क करेगा जब हमारे पास कम कंट्रीज हो। सही है, वरना तो अगर सारी कंट्रीज होंगी तो ये सारे ही रेड कर देगा, फिल कर देगा सारे ही। जूम करा, माउस से करो, माउस का वो जो बॉल होती है उससे, उससे आगे पीछे करो, जूम होता है। वाह। हो गया। क्या कैसे करना है? एक बार दिन मांग एक बार क्रोम पे ही जाना सर बार हो गया यहाँ तक? जूम करा तुमने? कंट्री डाला? उसका अच्छा
नहीं रात से लिए भाई गाड़ी हमारे पास विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है इसका पूरी बच जाएगा क्लास में केवल तो ऐसे अबे जीके 5 पे उसमें मजा आ गया इसकी वजह से हाँ वैसे बंदे को संजय डिस्टर्ब कर रहा है सब नहीं करो भाई। बच्चे हो क्या तुम लोग? नर्सरी क्लास के बच्चे ऐसी शिकायतें लगाते हैं। मिस ये ऐसी हरकतें कर रहा है ऐसी हरकतें भी नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं। ये देखें चलो आगे पढ़ने अब हम। ये कब पढ़ोगे इतने सारे? आज खाली 5 पढ़े हमने। सिर्फ 5 पढ़े आज हमने। बस आधा घंटा और ये सारे विजुअल्स में एक क्लास में करा देती हूँ, तुम लोगों ने 2 क्लासें ले ली और अभी भी कह रहे हो और नहीं पढ़ना। अच्छा एक तो और पढ़ो, भी बहुत टाइम है। पढ़ाना भी मैंने 8 बजे शुरू किया था। जी जी बिल्कुल तो भी मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगी, रिकॉर्ड कर रही हूँ। पूरे पूरे हफ्ते पढ़ के आना। अच्छा ऐसे करो, ब्रेक ले लो 5 मिनट का, फिर पढ़ाऊंगा। अच्छा पढ़ा रही हूँ। जी मिस पढ़ाओ। अच्छा इसके बाद जो है ना वो हमारे पास एक और है एज़ोर मैप। ठीक है, एज़ोर मैप कह रहे हैं कि एज़ोर मैप अभी नहीं चलेगा, कह रहे हैं इट रिक्वायर्ड साइन इन। सही है, एज़ोर मैप में आप कुछ भी डालो वो बोलेगा इट रिक्वायर्ड साइन इन। तो अभी तो मैंने तुम लोगों को वर्क ईमेल्स वगैरह बताई नहीं है, तुम लोग साइन इन कर भी नहीं सकते। तो ये फिर मुझसे जब मैं ईमेल्स बताऊंगी ना फिर बाद में पूछना याद से, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास और कौन सा है? गॉज। गॉज भी मैंने वैसे का है, लड़कों ने तो देखा होगा, ये गाड़ी के अंदर बाइक्स के अंदर होते हैं। जी जी स्पीड वाले जो होते हैं, लड़कियां भी टाइप करती है वैसे। हाँ सही बात है, लड़कियां भी टाइप करती है, सही बात। तो स्पीड स्पीड टाइप का ये होता है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसके अंदर आप जो है वो कोई भी चीज अगर इस तरह की हो कि जो है वो
जैसे जिसमें आपने स्टार्टिंग से एंडिंग की कोई चीज बतानी है या कोई जो है वो कोई किसी चीज को मेजर करते हुए दिखाना है, तो आप यहाँ पे इसमें शो कर सकते हैं। जैसे कि अभी सेल्स, नहीं सेल्स इसमें रखते हैं हम मैक्स वैल्यू में। ये तीसरी जीत की सेकंड है अच्छा ये वाला देखिए, ये मैंने गॉज में देखी, मैंने जो है ना 3 वैल्यूज डाली हैं। अच्छा मेरे पास अभी न्यूमेरिक कॉलम्स यही है, तो मैं आपको समझाने के लिए यही डाल रही हूँ। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि सेल्स या प्रॉफिट वगैरह इट्स नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन फॉर गॉज। यानी कि अगर आपके पास सेल्स वगैरह की कॉलम है तो उसको गॉज में रिप्रेजेंट मत कीजिएगा। गॉज आप तब यूज करें जैसे कि आपने कोई बजट हो या टारगेट वैल्यू हो, तो उसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार हमारा बजट जो है वो 1 मिलियन का था, तो ये तो 1 मिलियन तक का आपका बजट हो जाएगा। उसमें कितना हमने यूज कर लिया, कितना टारगेटेड था, इस तरह से, तो वो उसके लिए ये गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो बहरहाल इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप मिनिमम वैल्यू में कुछ नहीं डालते, जैसे मैंने अभी कुछ नहीं डाला हुआ, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सही। और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसको आपने यहाँ एंड से करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो डाला करें लाजमी। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद सबसे पहला इसमें वैल्यू है, सबसे पहला इसके अंदर है वैल्यू। ठीक है, उसमें उसका मतलब क्या होता है कि कितना पार्ट आपका कलर्ड होना चाहिए और वो वैल्यू यहाँ पे भी शो। सही, जैसे मैंने इसके अंदर प्रॉफिट लिया है, तो प्रॉफिट जितना भी था उतना पार्ट कलर्ड शो होगा और प्रॉफिट की वैल्यू भी यहाँ पे शो होगी। सही है। और एक और इसके अंदर होता है टारगेट कॉलम, टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू होती है इसके अंदर एक बीच में एक और वैल्यू शो होती है, मैं आपको उससे दिख जाएगी, शिपिंग कॉस्ट से दिखे शायद। ये देखें, टारगेट वैल्यू क्या होगी कि ये जो लाइन होती है ना, दिस डार्क ब्लू लाइन, दिस इज द टारगेट वैल्यू। सही। तो अगर आपने अपने डेटा में कहीं भी बीच में कोई टारगेट वैल्यू शो करानी है, तो ये आपके पास ये लाइन, उसके अंदर आप वो कॉलम डाल दें, ये इस लाइन से डिनोट हो जाएगा। इसके अंदर ये 4 चीजें होती हैं जो कि हमारे पास काम की होती हैं। टारगेट वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने शो करना है कि अभी तो मैंने सेल्स वगैरह डाला था, आपने शो करना है, या फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 मिलियन थी, 1 मिलियन का बजट था दैट्स इट। ठीक है, और फिर आपने ये बताया कि इस साल का हमारा टारगेट था कि हम जो है वो सेल्स जो कर ले, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अराउंड 500,000 की सेल कर लें। ठीक है, और उसमें ये आपका टारगेट हो गया 500,000 की सेल, और आपने कितनी कर ली वो आपकी वैल्यू के अंदर आ जाएगा, आपने कितनी कर ली। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें होती हैं इसमें। जितना प्रेजेंट चल रहा है वो आपका वैल्यू में आ जाएगा, जो टारगेट था वो टारगेट वैल्यू में चला जाएगा, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में आप नॉर्मली बजट्स वगैरह रख रहे होते हैं इस तरह से। अच्छा इसके बाद होता है हमारे पास कार्ड। कार्ड बहुत मजे की चीज है। कार्ड में आप लेते हैं टोटल वैल्यू, अक्सर ये सिंगल वैल्यू। सही है, जैसे कि मुझे चाहिए प्रॉफिट की टोटल वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुने इधर, सारे सुने इधर, जरा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है,
आपका जितने भी आपकी कोई भी डैशबोर्ड होगा ना, उसके अंदर आपने लाजमी 2-3 ये कार्ड्स लगाने, सही है। उन कार्ड्स में क्या हो सकता है, उन कार्ड्स में हो सकता है टोटल प्रॉफिट विच इज अ वेरी गुड वैल्यू। अगर आप किसी क्लाइंट को पिच करने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट, तो उसके लिए ये नंबर्स बहुत आई कैचिंग होंगे कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, आपके बिजनेस में रेवेन्यू कितना हुआ है। रेवेन्यू पता है, यानी कि सेल्स कितनी हुई है, सही है। सेल्स कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। लॉस तो खैर नहीं, आई कैचिंग नहीं होता, बट प्रॉफिट होता है आई कैचिंग, सही है। कॉस्टिंग क्या थी आपके पास, ठीक है, टोटल कॉस्टिंग। और इसके अलावा क्वांटिटी कितनी आपने सेल की है, इसमें क्वांटिटी का भी कॉलम है, ठीक है। डिस्काउंट की वैल्यू भी आप ले सकते हैं, उसको परसेंटेज में कर लें, कितने परसेंट आपने एवरेज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, सही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। मैंने लिया यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट, सही है। अब मैं क्या करूंगी, इसकी फॉर्मेट विजुअल में जाके इसका कैटेगरी लेबल, नहीं इसका कौन सा वाला, एक सेकेंड रुको, फॉर्मेट विजुअल में जनरल में जाके इसका टाइटल चेंज करूंगी मैं, सही है। इसका टाइटल मैं करूंगी टोटल प्रॉफिट, सही है। और ये वाला जो था ना कैटेगरी लेबल, ये बंद कर दूंगी। तो ये जो मेरा कार्ड है, इट डिस्प्लेस टोटल प्रॉफिट वैल्यू, दिख रहा है। अब ये मेरे डैशबोर्ड में अगर मैं ऐसे करूंगी तो दिस विल बी आई कैचिंग, राइट। मैंने ऐसे लिखा, यहाँ में गई फॉर्मेट और विजुअल, और फिर जनरल की सेटिंग्स में गई, यहाँ से मैंने टाइटल एडिट करा है, सही है। अब दिस विल बी द आई कैचिंग वैल्यू इन माय डैशबोर्ड, राइट। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं डिस्काउंट लेना है, अब बहुत मैं काम की चीज बता रही हूँ, जरा गौर से देखना। अब मुझे लेना है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट भी मैं ले रही हूँ इसी कार्ड के अंदर। ये मुझे क्या दे रहा है, सम ऑफ डिस्काउंट। सम ऑफ डिस्काउंट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी, सही है। सम ऑफ डिस्काउंट करके क्या बताना, हाँ मैं ये पता कर सकती हूँ कि टोटल एवरेज डिस्काउंट मैंने पूरे साल में कितना दिया था, या पूरे थ्रू आउट में कितना दिया है, थ्रू आउट ऑल ईयर्स। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है फील्ड्स में, जहां मैंने डिस्काउंट डाले, यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे हम कॉलम एंटर करते हैं, स्पेशली न्यूमेरिक कॉलम हो अगर, सही है, तो इसके साथ यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप डाउन होता है। इस ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे मल्टीपल, कि आपने और क्या क्या लेना है, सम लेना है, या आपने एवरेज लेना है, या आपने काउंट लेना है, मतलब सेट वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप सम के अलावा और भी चीजें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एवरेज, तो मेरे पास डिस्काउंट आया एवरेज में, और ये आ रहा है डेसिमल के अंदर, दिख रहा है। Yes. अब इसको मैं करूंगी परसेंटेज में, कैसे करूंगी, डिस्काउंट वाले कॉलम पे जाऊंगी, यहाँ पे राइट साइड पे डिस्काउंट वाला कॉलम सिलेक्ट किया। अब इसकी कॉलम टूल्स खुल गए मेरे पास, सही है। और यहां से मेरे पास ऑप्शन है परसेंटेज पे करने का। तो दिस शोज कि मैंने एवरेज 14.29% डिस्काउंट ऑफर किए थ्रू आउट ऑल ईयर, थ्रू आउट द डेटा टू माई कस्टमर्स। ओके, समझ आएगी बात। दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे जब हम कोई वैल्यू ले रहे होते हैं, कार्ड्स में ले रहे हो या किसी भी चीज में ले रहे हो, अगर वो न्यूमेरिक कॉलम है तो इट हैज अ ड्रॉप डाउन, जहाँ पे हम इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, हम सम ले सकते हैं, एवरेज काउंट वगैरह ले सकते हैं, वेरिएंस, मीडियन, ये सब स्टेट्स वाली वैल्यूज है। सो आई एम यूजिंग एवरेज ओवर हियर, क्योंकि डिस्काउंट एवरेज ही मुझे देखना होगा ना डिस्काउंट का, कि मैंने कितना डिस्काउंट दिया है। एवरेज सम तो नहीं देख के, सम देख के क्या फायदा, सही है। तो यहाँ पे मैंने एवरेज सेलेक्ट किया और डिस्काउंट का कॉलम सिलेक्ट किया। यहाँ से राइट साइड से कॉलम टूल्स खुल गए, इधर से जाके मैंने परसेंटेज वाले साइन पे क्लिक कर दिया, तो ये परसेंटेज में आ गया मेरे पास डिस्काउंट वैल्यू, वरना डेसिमल में आ रही, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज ऑफ डिस्काउंट इन परसेंटेज।
परसेंटेज ऐसे आएगी, इधर से देखिए राइट साइड से कॉलम, जो भी कॉलम नंबर ऐसे डिस्काउंट का कॉलम है इस पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर ऊपर से जाके हम इस परसेंटेज की साइन पे क्लिक करेंगे। इधर देखिए वॉइस हम लोगों को भी बताइए, डिस्काउंट वाले कॉलम पे जाके क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कॉलम टूल्स ओपन हो जाएंगे और फिर यहाँ से इस परसेंटेज पे क्लिक करना तो आपकी वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। हाँ क्या नहीं है ये वाला डिस्काउंट में जो कॉलम है यहाँ पे डिस्काउंट पे सेलेक्ट करो, इसमें मैं आएगी ना भाई डिस्काउंट वाले कॉलम पे क्लिक करें, साइड में नहीं बनती है सही है, नीचे वाले पे क्लिक करें। परसेंटेज क्या, परसेंटेज कैसे आई देखो, डिस्काउंट की वैल्यू चेंज करनी थी, डिस्काउंट पे क्लिक करो, यहाँ से यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे क्लिक करो डिस्काउंट से ऊपर कॉलम टूल्स खुल जाएंगे, उसके बाद साइन बना हुआ है इस पे क्लिक करो, हाँ इसकी बिल्डिंग सेट करेंगे यार, कल बैठ गया
क्या हुआ? लेने आ गए, अच्छा छुट्टी करते हैं। अच्छा एक चीज और बता रही थी मैं, अच्छा एक चीज और बता रही हूँ, अब ये वाला मैंने पॉइंट बताया ही है तो एक चीज और बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्ड के अंदर जो है वो कंट्री लेती हूँ, सही है? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, अफगानिस्तान पहला कंट्री का नेम लिखा हुआ आएगा सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कार्ड के अंदर कोई ऐसी वैल्यू लेती हूँ जो कि टैक्स है, तो पहली वैल्यू लिखी हुई आ रही होगी। तो टैक्स वैल्यूज में हम नॉर्मली क्या ले रहे होते हैं, काउंट ले रहे होते हैं, सही है? फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज हम डिस्प्ले नहीं कराते, अक्सर अक्सर ही हम काउंट वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं। तो काउंट डिस्टिंक्ट ले लूंगी तो मुझे पता चलेगा कि टोटल 165 कंट्रीज का डेटा है ये, सही है? तो ये चीज भी हम जो है वो कार्ड में ले सकते हैं। अच्छा कल मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि एक कंट्री का अगर मुझे कोई वैल्यू दिखानी हो तो हम इसी तरह से करते हैं, जैसे हमने कंट्री नेम देखा ना, फर्स्ट नेम आ रहा है, इसी तरह से फिल्टर यूज करके और उसकी फिर वैल्यूज हम यहाँ पे ले सकते हैं, सही है? वो फिर थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी ना आगे, फिर बताऊंगी। उसके लिए भी कार्ड यूज करते हैं, सही है? चलो बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, छुट्टी करते हैं तुम लोगों की। पढ़ के आना अब नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगी मैं और फाइल भी डाल दूंगी। तुम लोग फाइल में तुमसे शेयर क्यों मांगते हो? गूगल क्लासरूम पे जब मैं फाइल डालती हूँ आप लोग शेयर का क्यों मांगते हैं एक्सेस? उसको शेयर की जगह आप लोग बस डाउनलोड कर लिया करें, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें शेयर वाली चीज देने की, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।